रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 84। शाम का वक्त, अथर्व का विला। शगुन बेड पर सोई थी। अथर्व उसे इस हाल में छोड़कर ऑफिस थोड़ी ना जा सकता था। वह अपने कमरे में ही था, पर शगुन की गहरी नींद में सोने के कारण वह अपना लैपटॉप ले सोफे पे बैठ काम करने लगा। करीब आधे घंटे तक वह काम करता रहा कि तभी शगुन की नींद में कुनकुन आने लगी। उसको उठता देख अथर्व अपना लैपटॉप साइड में रख सोफे से उठा और बेड की ओर बढ़ा। शगुन काफ़ी देर से सोई हुई थी और ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें चिपक गई, जो देख अथर्व तुरंत बेड पर बैठ अपनी उंगली से उसकी आंखों पर फेरने लगा। उसके हाथ के छुअन से शगुन समझ गई कि अथर्व उसके पास में है। वह आंखें खोलना तो नहीं चाहती थी। अगर खोली नहीं तो अथर्व खुद परेशान होगा और उसे भी करेगा। शगुन आंखें खोली तो सच में अथर्व को अपने करीब बैठा देख उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर फेरी। अथर्व भली भांति जानता था कि शगुन उससे बहुत नाराज है, जिससे और परेशान नहीं करना चाहता। अथर्व उसे बहुत प्यार करना चाहता था, जो हमेशा करते आया है। वह ये भी जानता था कि शगुन गुस्से की वजह से उससे नफरत करेगी, पर वह उसे इस हाल में छोड़ तो नहीं सकता। अथर्व ने उसके गुस्से को नज़रअंदाज किया और उसके सिर को पकड़ धीरे से उठा के बिठाया। शगुन कल से रो रो के लड़ झगड़ के थक चुकी थी। अब उसके अंदर ताकत नहीं था कि वह अथर्व से बहस करे। अथर्व ने तुरंत सर्वेंट लुसिया को कॉल लगाया और उसे ऑर्डर दिया कि स्नैक्स और चाय उसके कमरे में लेकर आए। इतना बोल उसने कॉल कट किया और शगुन के तरफ देख बोला, शगुन बालकनी में चले। शगुन अथर्व की बातें सुनकर भी अनसुना कर दी। अथर्व तुरंत घुटने के बल नीचे फ्लोर पर बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में ले प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे। इतना बोल अथर्व शगुन के बगल में बैठा रहा, पर शगुन एक बार भी उसके तरफ नज़र उठाकर नहीं देखी कि कुछ ही मिनट बाद दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। अथर्व बेड से उठा और तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला तो सर्वेंट लुसिया नाश्ता लेकर खड़ी थी। अथर्व नाश्ते का ट्रॉली अंदर लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। नाश्ते का ट्रॉली लेकर शगुन के पास आया और अब वह उसके सामने बैठा और एक प्लेट में वह नाश्ता निकालने लगा और जैसे शगुन के सामने किया, शगुन गुस्से भरी नज़र अथर्व को देखी और चेहरा दूसरी ओर फेर ली। यह देख अथर्व ने प्लेट ट्रॉली में रखा और शगुन जो चेहरा दूसरी ओर की थी, बड़े प्यार से पकड़कर अपनी तरफ किया। अब चाहकर भी शगुन अपना चेहरा दूसरी तरफ नहीं फेर सकती थी, क्योंकि अथर्व अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ रखा था। शगुन गुस्से से उसे घूरे जा रही थी, तो वहीं अथर्व बड़े प्यार से बोला, पता है मुझे, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, इतनी नाराज़ हो कि तुम मुझे देखना तक पसंद नहीं कर रही हो। पर तुम कितना भी मुझसे नाराज़ रह लो, पर अथर्व अडानी तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं रखेगा। जितना तुम्हें दर्द है अपना बच्चा खोने का, उससे भी ज़्यादा मुझे दर्द है, पर मैं तुम्हारे जैसा हर वक्त रो नहीं सकता हूँ शगुन। अथर्व इतना बोल उसकी आंखों में देख रहा था, तो वहीं शगुन बोली, जो कुछ हुआ है क्या आप उसे ठीक कर सकते हो? इतना बोल शगुन की आंखों में आंसू भर गया और लेफ्ट वाले आंख से आंसू बहते हुए गाल पर लुढ़क गए। अथर्व अंगूठे से उसके आंसू साफ किया और जवाब देते हुए बोला, जो हो गया उसे मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ, कोशिश तो करूँगा मैं कि सब ठीक हो जाए। शगुन सिसकियाँ लेकर फिर से रोने लगी और रोने के साथ यह भी बोली, आपसे कुछ ठीक नहीं हो सकता, आप सिर्फ सब कुछ बिगाड़ सकते हो। शगुन को रोता देख अथर्व ने तुरंत उसे अपने गले लगा लिया और उसके पीठ को सहलाते हुए उसके माथे पर किस किया और बोला, सॉरी शगुन, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हुआ है, पर प्रॉमिस करता हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा।
मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स नहीं रखे। मुझे लगा कि तुम्हें वहाँ कोई जानता नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था दुश्मनों को इसकी भी भनक लग गई। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ शगुन। पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं तुम्हें एक पल, एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अथर्व का इतना कहना कि शगुन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अब वह अथर्व के कॉलर को भी पकड़ रखी थी। वह कुछ देर तक ऐसी ही रोती रही। उसे अथर्व के पास रोना भी सुकून दे रहा था और अथर्व ने उसे रोने भी दिया। वह चाहता था कि एक बार ही शगुन रो ले, क्योंकि वह रोज़ रोज़ उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। अथर्व बड़े प्यार से उसे समझाने लगा, अच्छी अच्छी बातें कर रहा था ताकि शगुन उस माहौल से बाहर निकले। करीब 10 मिनट तक शगुन यूं ही अथर्व के सीने से लग रो रही। जब उसका रोने का आवाज़ धीरे धीरे स्लो हुआ तो अथर्व शगुन को अपने आप से दूर किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, शगुन प्लीज़ अब बस करो, अब इसके आगे प्लीज़ मत रोना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम रो रही हो। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं खुद तुम्हारे साथ आता, यहाँ तक कि मैं तुम्हें भेजता ही नहीं। शगुन अब रोना बंद कर दी थी और अथर्व की आंखों में देख रही थी। कहीं न कहीं इस बात से उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि अथर्व उसे धोखा देगा या धोखेबाज है, क्योंकि शगुन को यहाँ आए अब धीरे धीरे साल होने को आ गया है। पर जहाँ तक उसने अथर्व का बिहेवियर देखी है, वह उसके प्रति एकदम साफ दिल से निभा रहा है, पर उसका मन कहीं न कहीं काया के कहे हुए बातों पर जा रहा था और जब भी उसकी बातें याद आता तो वह अथर्व से नफरत करने लग जाती। उसका दिमाग तो यही कह रहा था कि उस दिन काया क्यों आई उससे मिलने, नहीं आती तो कितना अच्छा होता, कम से कम यह सब पता तो नहीं चलता। शगुन भी देख सकती थी कि अथर्व उसके पीछे कितना परेशान हो रहा है। जब शगुन अथर्व के पास थी तो वह जो भी कहता था शगुन तुरंत मान लेती। आज भी वह उसकी बातों को मान रही थी, पर उसके दिमाग में काया के बताए हुए शब्द भरे हुए थे जिससे अनजान अथर्व था। पर इतना तो अथर्व समझ गया था कि शगुन के बोली भाषा में बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि उसकी शगुन इस तरह से बातें तो बिल्कुल भी नहीं करती। रोने की वजह से उसके गाल आंसुओं से गीले हो गए और आंखें भी, जो देख अथर्व वापस लिक्विड वाला टिश्यू पेपर लिया और उसके चेहरे को क्लीन किया। शगुन अपने कपड़े देखी जो पहन कर आई थी और अब उसके शरीर पर दूसरा था। वो समझ गई कि अथर्व ने ही चेंज किया है। उसकी यह अदा तो शगुन को बहुत भाता था कि सच में वह कितना अच्छा केयर करता है। अथर्व उसका चेहरा क्लीन करने के बाद उसने उसके बालों को एक साइड किया और वापस प्लेट ले उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाने लगा। शगुन को भी अब भूख लगा था और वह रो रो कर थक चुकी थी और अब बिना रोए उसके हाथों से नाश्ता खाने लगी और बीच बीच में अथर्व चाय भी उसे पिला रहा था। अब जाकर अथर्व को कहीं सुकून मिला कि शगुन उसके हाथ से खा रही है। शगुन को भी अथर्व के पास आकर सेफ महसूस हुआ, क्योंकि गोलियों की आवाज़ से उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा और विला में तो इतने गार्ड्स हैं कि कोई कदम तक नहीं रख सकता। अथर्व ने धीरे धीरे करते हुए शगुन को नाश्ता खिलाया और शगुन भी उसके हाथ से खा रही थी। उसके बाद अथर्व ने अपना कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी तो पूरी तरह ठंडी हो गई थी तो अथर्व 2 घूंट पिया और वैसे ही कॉफ़ी रख दिया। शगुन ने जब देखा कि अथर्व कॉफ़ी नहीं पी रहा है तो वह उसके चेहरे को देखने लगी। अभी शाम का वक्त था, मौसम भी ठंडा ठंडा सुनहरा बना था, तो अथर्व शगुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि नीचे गार्डन में चलने के लिए। शगुन कुछ बोली नहीं तो अथर्व अंदर मुस्कुराया और उसे गोद में उठा कमरे से बाहर लेकर निकला और उसे नीचे गार्डन एरिया में ले गया।
उसे चेयर पर बिठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सर्वेंट लूसिया अथर्व के लिए वापस कॉफ़ी बना कर लाई। जब तक पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो गया तब तक अथर्व शगुन को लेकर गार्डन में ही बैठा रहा। अंधेरा होने के बाद उसे अपने साथ विला के अंदर लाया और लिविंग एरिया में बिठाया। आज फिर से अथर्व ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा दिया ताकि शगुन देखे। शगुन टीवी के तरफ देख तो नहीं रही थी, पर बीच बीच में आवाज़ सुनकर उसकी नज़र टीवी के तरफ चला ही जाता। ऐसे ही देखते देखते वक्त 8 बज गया। सर्वेंट लूसिया ने दोनों के लिए डिनर बनाई। जब सर्वेंट लूसिया ने अथर्व को बताया कि डिनर रेडी हो गया है और उसने टेबल पर लगा दिया है, तो अथर्व शगुन को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और फिर से वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और खुद भी खा रहा था। आधे घंटे में उन दोनों का खाना खाना हो गया। उसके बाद अथर्व शगुन को लेकर अपने कमरे में आया। सबसे पहले उसे मेडिसिन्स दिया। अथर्व शगुन को बेड पर सुलाया और खुद उसके पास लेट गया। अथर्व ने शगुन को अपने सीने में छुपा लिया। शगुन भी उसकी बाहों में आराम से सो गई, जैसे सब डर उसका निकल गया हो। अथर्व धीरे धीरे उसके पीठ को सहला रहा था और शगुन अपनी गर्म सांसें उसके सीने में छोड़ने लगी। तब जाकर अथर्व को महसूस हुआ कि शगुन गहरी नींद में सो गई है। दवा खाने की वजह से उसे जल्दी नींद आ गया और अथर्व ने उसे अपने आप से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। बहुत रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। उसका चेहरा भी मुरझा गया था। अथर्व अपने अंगूठे से उसके होठ पर फेरा। उसे सच में शगुन के लिए इतना बुरा लग रहा था। यह बात तो अथर्व अच्छे से समझ गया था कि उसकी शगुन आज मरते मरते बची है। उसके दुश्मनों ने जानबूझकर उसे जिंदा छोड़ा है ताकि वह उसे दर्द में देख सके, वरना आज शगुन को वे लोग जान से ही मार दिए होते। अथर्व ब्लैंकेट ले शगुन को ओढ़ाया और कमरे से बाहर निकला। सीधे स्टडी रूम में आया। उसके पीछे एंटोनियो भी कमरे में आया। अथर्व और एंटोनियो की लगभग 1 घंटे तक मीटिंग डिस्कशन होता रहा। तेजा इस वक्त अपने कमरे में सो गया था क्योंकि उसे भी चोट लगा था और मेडिसिन चालू होने की वजह से डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। अगली सुबह अथर्व का कमरा। शगुन बहुत देर से सोकर उठी और जब उठी तो अथर्व को अपने सामने देखी और अथर्व इस वक्त रेडी होकर उसके सामने ही बैठा था। और जैसे वह उठने की कोशिश की तो अथर्व उसे तुरंत सहारा देकर उठाया और साथ ही साथ में गुड मॉर्निंग विश किया। अथर्व उसे बोला, ब्रेकफास्ट नीचे करोगी या कमरे में? यह सुन शगुन बोली, पहले मुझे फ्रेश होना है। शगुन का इतना कहना कि अथर्व उसे गोद में उठा तुरंत वॉशरूम में लेकर गया और खुद बाहर निकल आया। लगभग 25 से 20 मिनट तक शगुन फ्रेश होने में लगा और वह लाइट ब्लू कलर की बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकली। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही अथर्व वॉशरूम की तरफ देखने लगा। जब शगुन बाहर निकली तो वह उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर क्लोसेट में ले गया। शगुन भी कुछ नहीं बोल रही थी, बल्कि वह जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। अथर्व उसे आज फिर से अपने हाथों से तैयार किया। तैयार करने के बाद अथर्व बोला, ब्रेकफास्ट नीचे करेंगे? इतना बोल अथर्व उसे अपने साथ नीचे लेकर आया और दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट किए। आज भी अथर्व ऑफिस जाने वाला नहीं था, बल्कि जब तक शगुन अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक अथर्व ऑफिस नहीं जाएगा। जो भी काम रहेगा वह घर से ही कर लेगा। 8 दिन बाद धीरे धीरे 8 दिन कैसे बीत गया किसी को भी पता नहीं चला। इन 8 दिनों में अथर्व अपने ऑफिस नहीं गया, बल्कि वह घर रहकर वह शगुन का देखभाल कर रहा था और जो भी इम्पोर्टेंट काम था वह घर बैठे ही किए जा रहा था। इन 8 दिनों में शगुन की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया, बल्कि वह पूरी तरह ठीक हो गई थी।
जो चोट लगने की स्क्रैचेस थे वे सब अभी भी दिखाई दे रहा था। जिसका मेडिसिन चालू था पर जो उसके अंदरूनी जख्म भर चुका था। दोपहर का वक्त अथर्व लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था तो वहीं शगुन मोबाइल ले कुछ देख रही थी। तभी उसकी माँ का कॉल आया और शगुन उनसे बातें करने में लग गई। बातों ही बातों में माया जी ने उससे पूछा कि क्या अथर्व तुम्हें डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के लिए ले गया था। माया जी का इतना कहना कि शगुन खामोश हो गई, क्योंकि अभी तक उन्हें नहीं बताया गया था कि उसका मिसकैरेज हुआ है। शगुन कुछ बोल नहीं रही थी, वह अपना मोबाइल कान के पास लगाई थी। वहीं सोफे पर बैठा अथर्व ने नज़र उठाकर शगुन की तरफ देखने लगा। वह जानता था कि शगुन के माँ का कॉल आया है, पर उसके चेहरे पर जो परेशानी थी वह देख समझ गया कि जरूर उन्होंने बच्चे के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है। अथर्व सोफे से उठा और एकदम बढ़ते हुए शगुन की तरफ आ रहा था। वह चाहता था कि वह खुद उनके सवालों का जवाब देगा, और शगुन ने जैसे देखी कि अथर्व उसके तरफ आ रहा है तो वह तुरंत अपनी माँ से बोली, मम्मी, मेरा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा, मेरा मिसकैरेज हो गया है। शगुन का इतना कहना कि माया जी तो दंग हो गई। उनके जुबान में कोई शब्द नहीं था कि वह रिपीट सवाल पूछे, और वहीं अथर्व जो शगुन के तरफ आ रहा था वह वहीं रुक गया। उसे भी उम्मीद नहीं था कि शगुन ऐसा डायरेक्ट जवाब देगी। माया जी को बोला नहीं जा रहा था, फिर भी वह हिम्मत करते हुए पूछी कि यह सब कैसे हुआ। कहीं शगुन उनसे मजाक तो नहीं कर रही। उन्हें तो ये भी डर सता रहा था कि वहाँ जाने के बाद शगुन ने अथर्व को बोलकर जानबूझकर उसने मिसकैरेज करवाया होगा, क्योंकि जब वह उसके पास थी तभी स्टार्टिंग में जिद कर रही थी कि वह इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। पर जब शगुन रोने लगी तब उन्हें यकीन हो गया कि जरूर किसी कारण से यह मिसकैरेज हुआ रहेगा, और शगुन ने सच सच तो नहीं बताया पर उनसे बातें घुमाकर अपनी माँ को बता दी। अथर्व पास में खड़ा हो उसकी बातें सुन रहा था। वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि शगुन अपनी माँ से झूठ बोली। शगुन ने अपनी माँ को सच बातें तो नहीं बताई कि जब वह कोलकाता में थी तो उसके साथ वहाँ पर हादसा हुआ। यह सब बताकर वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण उसने अपनी ही गलती बता दी कि उसी के कारण उसका मिसकैरेज हुआ है। माया जी को बहुत दुखी हुआ और वह माँ बेटी घंटों इसी तरह बातें करती रहीं। शगुन के साथ माया जी भी रो रही थी। शगुन को रोता देख अथर्व उसके पास आकर बैठ गया और उसके हाथ से मोबाइल ले वह खुद बातें करने लगा। माया जी को समझाया कि वह परेशान ना हो। माया जी को अथर्व के लिए भी बुरा लग रहा था और उन्होंने अथर्व को हिम्मत देने लगी, अगर इस बार बुरा हुआ है तो भगवान अगली बार जरूर सब कुछ ठीक करेंगे। यूं ही थोड़ी देर बातें करने के बाद अथर्व ने कॉल कट किया और मोबाइल साइड में रख अपने हाथों से शगुन के आंसू साफ करते उसे समझाते हुए बोला, शगुन, अब प्लीज़ रोना बंद करो। देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले भी रो रहे हैं। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर वापस बेबी प्लान करेंगे और इस बार दोनों मिलकर अपने बच्चे का केयर भी करेंगे। इतना बोल अथर्व ने शगुन को अपने सीने से लगा लिया कि उसकी बातें सुन तो शगुन चौंक गई कि वह वापस प्रेग्नेंट होने के लिए कह रहा है। अब तो बिल्कुल भी शगुन यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, पर वह कुछ बोली नहीं, बल्कि उसके सीने से वैसे ही चिपकी रही। शाम का वक्त, श्याम जी का घर। शाम के समय में श्याम जी और राशि घर आए तो माया जी ने उन्हें उन दोनों को भी बता दिया शगुन का मिसकैरेज हो गया है। जो सुन दोनों चौंक गए और परेशान होते हुए पूछने लगे, आखिर कैसे हुआ। जो कुछ शगुन ने माया जी को बताई थी उन्होंने वैसे ही दोनों को बता दिया। जो सुन राशि रोने लगी तो वहीं श्याम जी के भी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि बेटी के साथ ठीक नहीं हुआ।
राशि तो तुरंत अपना मोबाइल ले शगुन को कॉल लगाने जा रही थी, जो देख माया जी ने तुरंत रोक लिया और वह उसे फटकार लगाते हुए बोली कि इस वक्त कॉल मत करना, पहले ही बहुत रो चुकी है और जब आज वह बता रही थी तो भी बहुत रो रही थी, तो बार बार कॉल करके हम उसे रुला नहीं सकते। माया जी ने राशि और श्याम जी को बहुत अच्छे से समझाए। दोनों समझदार थे जो समझ गए। वह भी तो नहीं चाहेंगे कि शगुन का बुरा हो। दूसरी तरफ मुंबई। जब दोपहर में माहिर ऑफिस में था तभी उसे दादी का कॉल आ गया था कि वह आज कितने बजे घर आने के लिए निकलेगा। माहिर काफ़ी दिनों से टाल रहा था, पर आज वह कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता और वह तुरंत दादी को यकीन दिलाते हुए कहा कि वह आज रात की गाड़ी पकड़कर उनके पास आ रहा है। वैसे भी माहिर ने उन्हें बताया था कि इस हफ्ते में वह उनके पास आने वाला है, जिसके चलते दादी उसे परेशान करने लगी। आज पूरा दिन काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद माहिर घर आ गया और वह दिशा से इस टॉपिक पर बातें किए बगैर वह मध्य प्रदेश गांधीनगर जाने को तैयार हो गया। माहिर ने अपनी ज़रूरत का सामान लिया और आहूजा विला से बाहर निकला, जो कि विशाल बाहर कार लेकर उसका आने का इंतज़ार कर रहा था। वे दोनों कार में बैठ रवाना हो गए। थोड़ी देर में दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचते ही थोड़ी देर उन्हें लगा बोर्डिंग पास करते हुए, उसके बाद वह दोनों फ्लाइट में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद फ्लाइट अनाउंसमेंट हो गई। देखते देखते थोड़ी देर में फ्लाइट अपने समय पर उड़ान भर ली। करीब मुंबई से मध्य प्रदेश गांधीनगर में वे दोनों 2 से ढाई घंटे में पहुंच गए। पहुंचते ही वे दोनों पहले तो होटल बुक किया जहां पर वह जाकर आराम कर सके, क्योंकि अब रात जो हो गया था। दोनों होटल में चले गए, फ्रेश हुए, उसके बाद रात का डिनर करने लगे। यहाँ आकर माहिर को बार बार दिशा की याद आने लगा, क्योंकि यह गांव घर सब कुछ उसका ही है। माहिर नहीं चाहता था कि इतनी रात को जाकर बूढ़े बुजुर्ग को परेशान करे, जिसके चलते वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ गया। खाना खाने के बाद माहिर अपने कमरे में आ गया, वहीं विशाल अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद बेड पर लेटा तो उसे बार बार दिशा की याद आ रही थी, क्योंकि वह अपने आप को कोसने लगा कि आज वह दिशा के लिए लड़का देखने यहाँ तक आया हुआ है। क्या जो करने जा रहा है वह सही है? अब फिर से उसकी परेशानी बढ़ने लगा, पर वह अपनी परेशानी किसी को दिखा नहीं रहा था। कहने को वह बेड पर सोया था, पर उसका दिल और दिमाग इस वक्त जगह पर नहीं था। वह कंटिन्यू दिशा के बारे में सोचे जा रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते देर रात हो गया और जाने कब उसे नींद आया। सुबह का समय दादी का घर। माहिर और विशाल दादी के घर के चौखट पर पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर से दादी दरवाज़ा खोली और अपने चौखट पर माहिर और विशाल को देख वह तुरंत अपना हाथ अपने चेहरे पर ढक ली, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि आज सुबह सुबह उन्होंने माहिर के दर्शन कर लिया है। माहिर सबसे पहले झुककर दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादी तुरंत आवाज़ देकर दादाजी को बुलाई। दादाजी भी आए, उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद अंदर आकर बैठने के लिए बोली। दादी की जो आज इतनी खुशी थी कि जैसे आज से ही दिशा की शादी की तैयारी चालू हो गया हो। दिशा की दादी इसलिए माहिर को जल्दी बुलाई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दिशा की शादी में लेट हो। जब तक उनका हाथ पैर चल रहा है कि शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, तब जाकर कहीं उन्हें अच्छी मौत मिल सकता है। यही सब सोच दिशा के लिए लड़का देख रखा था।
दादी ने अपने हाथों से उन्हें पोहा बनाकर खाने को दिया और साथ ही साथ में चाय, और वे दोनों ने दादी के हाथ से मज़े से खाया क्योंकि उन्होंने बहुत टेस्टीदार बनाया था। थोड़ी देर के बाद दादी ने कहा, माहिर बेटा आप तैयार हो जाइए, हमें थोड़ी ही देर में निकलना होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ आप आए हो तो लड़के का घर भी देख लो क्योंकि दिशा को उसी के घर ही रहना है। ये सुन माहिर को बहुत बुरा लगा। वह दादी को समझाना चाहता था कि दिशा की इतनी जल्दी शादी की बात ना करे क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक़ है। वह पढ़ना लिखना अपना करियर बनाना चाहती है। पर कहीं ना कहीं दादी भी बहुत सही थी क्योंकि उन्हें भी पता था कि वे दोनों बूढ़े हो गए हैं, न जाने कब उनकी मौत हो जाए, जिसके चलते दिशा के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। माहिर कल से सोच रहा था कि वह एक बार दिशा से इस बारे में बात करे, पर वह इसलिए बात नहीं किया क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और यह सब बताकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अगर वह खुद बताता तो दिशा कुछ गलत ही समझती कि वह जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रहा है। यही सब सोच माहिर खुद से उसे कुछ नहीं बताया। वह तो कल सोच कर आया था कि दादी उसे इस बारे में बात करेगा ताकि दिशा इतना जल्दी उसकी शादी के लिए जिद ना करे। पर दादी तो अपना ही दुख उसके सामने गाए जा रही थी। फिर माहिर अपने दिमाग से ये सोचने लगा कि वह जब दादी के साथ जाएगा तो एक बार ज़रूर लड़के से बात करेगा ताकि इस रिश्ते को वह पोस्टपोन कर सके। करीब सुबह के 11 बजे। दादी को पता था कि इस वक्त दिशा कॉलेज में होगी, इसलिए उन्होंने कॉल नहीं किया और सभी लोग तैयार होकर कार में जाकर बैठ गए। इस वक्त कार विशाल चला रहा था। उसके बगल में माहिर बैठा था और पीछे वाली सीट पर दादा दादी बैठे थे। वे चारों दादी के बताए हुए पते पर दूसरे गांव निकल पड़े। दादी ने तो पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दी थी कि आज वे लोग आ रहे हैं। करीब आधे घंटे के बाद भी लोग दूसरे गांव में पहुंच गए और उनकी कार एक बड़े से घर के सामने रुका। कार में से विशाल बाहर निकला और पीछे का दरवाज़ा खोल तो दादा दादी जी बाहर निकले। माहिर भी बाहर निकला और अपनी आँखों पर से ब्लैक कलर का गॉगल्स उतारते हुए उस घर को देखने लगा। घर काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था और घर के सामने बोलेरो और ट्रैक्टर खड़े थे। माहिर उस घर को इतने गौर से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा, क्या इस घर में दिशा रहेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माहिर अपने दिमाग में यही सब सोच ही रहा था कि दादी हंसते हुए माहिर के सामने खड़ी हुई और बोली, बेटा चलो अंदर। तभी घर के अंदर से कुछ लोग बाहर निकले जो दिखने में वह लोग भी बुजुर्ग ही दिखाई दे रहे थे और वे लोग इन लोगों के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ये चारों आगे गए कि उन्होंने गले में फूल के माले गले में डाला और अंदर आने के लिए स्वागत किया। चारों घर के अंदर चले गए। माहिर की नज़र तो उस लड़के को ढूंढ रही थी। उन लोगों ने इन्हें अंदर लकड़ी की कुर्सी पर बिठाया जो काफ़ी सुंदर तरीके से घर बनाया था। यह गांव जैसा था, जैसे कि घर को सफ़ेद कलर का पेंट किया गया था और घर के अंदर चीज़ भी ज़्यादातर लकड़ियों की बनी हुई थी जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा। देखते देखते बहुत लोग पास में बैठ गए। माहिर ने सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। बदले में सामने से वे लोग भी नमस्ते किए। उसके बाद दादी बातें करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपना और माहिर का रिश्ता बता दिया। यह भी बताया कि दिशा इस वक्त मुंबई में वह पढ़ाई कर रही है, उसके एग्ज़ाम्स हैं इसलिए नहीं आई। दादी ने दिशा का फ़ोटो तो पहले ही उन लोगों को दिखा दिया था और उन्हें दिशा बहुत पसंद आई थी। उन लोगों ने भी एक एक करके अपना परिचय बताया। लड़के के दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा सभी लोग मौजूद थे और घर के
सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। माहिर की नज़र तो कंटिन्यू उस लड़के को ही देखने के लिए तरस रही थी। उनमें से किसी एक ने कहा, रिंकी जा अपने चाचा को बुला कर ला। वह बच्ची भागते हुए घर के अंदर कमरे में गई और जोर से आवाज़ देकर बुलाई। 10 मिनट के बाद एक लड़का कमरे से बाहर निकला जो वाइट कलर का कुर्ता और पैजामा पहना था, जो दिखने में स्मार्ट दिख रहा था। और वह आया तो दिशा की दादा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद माहिर और विशाल की तरफ देख हाथ जोड़ नमस्ते किया। नमस्ते करते हुए उसने अपना नाम बताया, हरीश सिंह। माहिर तो एकटक उस लड़के को घूर कर देख रहा था। उसके दिमाग में तो एक ही बात घूमने लगा, क्या दिशा की शादी इस लड़के के साथ होगा? बड़े बुजुर्ग पास में बातें करने लगे। बाकी लोग बैठ उनकी बातें सुन रहे थे। माहिर कुछ बोल नहीं रहा था, बल्कि बड़े लोगों की बातें सुन रहा था। वैसे तो लड़के वाले भी बहुत समझदार और समझे हुए थे। उनकी बातें करने के तौर तरीका भी बहुत अच्छा था, बल्कि बहुत ही इज्जत के साथ पेश आ रहे थे। बड़े बुजुर्ग आपस में बातें कर ही रहे थे कि दादी ने माहिर के तारीफ करते हुए बहुत कुछ बताया। माहिर को समझ नहीं आ रहा था कि वह लोगों से क्या पूछताछ करे। फिर भी बहुत संकोच करते हुए लड़के से पूछा, आपका घर-द्वार तो हमने देख लिया, वैसे काम क्या करते हैं? ये सुन हरीश बोला, हमें नौकरी वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों की नौकरी करना तो मुझे गुलाम लगता है कि गुलामी कर रहे हैं। वैसे आने के टाइम पर आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे द्वार पर ट्रैक्टर खड़ी है अभी और नया ट्रैक्टर लेने वाले हैं। हरीश जिस तरह से बात कर रहा था, माहिर बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा और वह अपनी शक्ल भी बहुत अजीब तरह से बना लिया और हरीश नॉन स्टॉप बातें किए जा रहा था। वह आगे बोला, वैसे भी मुझे पॉलिटिक्स पसंद है, मैं आगे चलकर वही करूँगा। मैंने तो अभी से भाषण देना चालू कर दिया है। जो हमारे चाचा जी पहले पॉलिटिक्स में थे, अब मैं चाहता हूँ उनकी जगह मिल जाए। इसलिए दिन भर गांव में घूमता रहता हूँ कि ताकि लोगों को क्या दिक्कत है वह मुझे समझ सके। हरीश काफ़ी देर तक बातें किए जा रहा था और माहिर को अब उसकी बातें सुनने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उसने जो एक बार बातें करना स्टार्ट किया तो सामने किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहा और उसकी बातों से अब माहिर कोई इरिटेशन होने लगा। वह अपनी एक उंगली से अपने माथे पर कई बार रब किया। अगर कोई समझदार इंसान होता तो शायद वह समझ जाता, पर हरीश तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा। माहिर मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं कैसे पॉलिटिक्स में जीतेगा। माहिर को हरीश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि जब वह दादी को घर लेकर जाएगा तब उन्हें बता देगा। इस लड़के के साथ दिशा की ज़िंदगी नहीं खराब कर सकता। बड़े घर वालों ने बातें किया कि दिशा कब तक आएगी ताकि दोनों बच्चों को आमने सामने बैठ बातें कर ले। दादी बोली, परीक्षा ख़त्म होते ही आ जाएगी। सभी लोग आपस में बात किए कि शादी का डेट भी निकाल देंगी। ये सुन हरीश बहुत खुश हो गया। हरीश आगे बोला, मैंने जब दिशा का फ़ोटो देखा तब ही मुझे वो पसंद आ गई। हरीश के मुंह से दिशा के लिए इतना कहना कि माहिर को अब यहाँ घुटन महसूस होने लगा। उसने अपनी शर्ट के ऊपर का बटन खोला। उसे अब यहाँ आके पछतावा हो रहा था। अब माहिर यहाँ से जल्द निकलना चाहता था, वरना उसके सिर में दर्द होना चालू हो जाएगा। पर यहाँ तो अभी भी शादी का डेट निकालने की बातें कर रहे हैं। उन लोगों ने माहिर के बारे में भी पूछताछ किया, जैसे वह क्या करता है। माहिर अपने बारे में सब बताया, जो सुन उन लोगों का आंखें बड़ी बड़ी हो गई कि सच में उनके सामने बैठा शख्स इतना अमीर है।
डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।